Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 30th July 2024। तो ये सीरीज काफ़ी लेट हो गया, 4-5 दिन लेट चल रहा है एंड द रीज़न सम ऑफ यू नो, सम ऑफ यू डू नॉट नो। वो ये है कि मैं थोड़ा बीमार चल रहा था, काफ़ी बीमार चल रहा था, वायरल फीवर एट द सेम टाइम कफ। तो कफ की वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाया, बट हर दिन मैं पीपीटी बना के आपके लिए रखा हुआ था कि जिस दिन मैं ठीक होऊंगा मैं आपके लिए प्री सिक्योर की जो भी पेंडिंग सीरीज है वो कंप्लीट कर दूंगा, और साथ साथ में डेली करंट अफेयर्स की भी पेंडिंग सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। आगे से अगर कभी भी मैं बीमार होता हूँ तो मेरी जगह पे बाकी अदर फैकल्टीज ही बना लिया करेंगे, सो दैट कि आपको रेगुलर प्री सिक्योर और डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। फिलहाल के लिए मैं जो पेंडिंग सीरीज है उसको कंप्लीट करता हूँ, आप भी सारे वीडियोस देखिएगा। और एक एक करके जैसे आप प्री सिक्योर करते हैं, प्री सिक्योर में क्या होता है मैं फिर से बता दूं। प्री सिक्योर में हम लोग करते हैं 5 MCQ डिस्कस, 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और वो डिस्कस करने के बाद जो भी पॉइंट आपको नहीं पता है आप अपने नोट्स में लिखते हैं। प्री सिक्योर का आपका नोट्स बनाना होता है, क्योंकि ये नोट्स बहुत छोटा बनेगा, एक दिन में आधा पेज से ज़्यादा का नोट्स नहीं बनेगा, या मैक्सिमम 1 पेज का नोट्स बनेगा। तो प्री सिक्योर का नोट्स सब बनाते जाइए, और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया वो लिखते जाइए। तो दिस इज ऑल अबाउट प्री सिक्योर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following statement about the criteria for inclusion on the World Heritage List is are correct? World Heritage List में शामिल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है वो बताइए। Site must meet at least 1 out of 10 selection criteria to be included on the World Heritage List. वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए कितना क्राइटेरिया है? 10। 10 में से कम कितना क्राइटेरिया मीट होना चाहिए? 1। क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, आपको पता है तो बताइए। Second, the criteria for selections are outlined in the operational guideline for the implementation of World Heritage Convention. ये बताइए सही है कि नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The criteria for the World Heritage List have remained unchanged since the adoption। ऐसा तो होता नहीं है, चीजें चेंज होती हैं कई बार, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बाद भी, एडॉप्शन के बाद भी ये क्राइटेरिया बाद में चेंज हुआ है। तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 2 होगा। 3 क्या है? 2004 में क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया था। द क्राइटेरिया वर रिवाइज टू कंबाइन 6 कल्चरल एंड 4 नेचुरल क्राइटेरिया इनटू अ सिंगल सेट ऑफ 10 क्राइटेरिया। नेचुरल मतलब फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड हो गया, हिल्स वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। कल्चरल मतलब फिर जैसे कि अगर हम मैडॉन्स की बात करें, मोएडान्स की, है ना, जो कि आपका शराइडो मोएडान्स है, तो वो एक कल्चरल क्राइटेरिया में आ जाता है। तो ऐसे करके थर्ड वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था। टोटल 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसमें एटलीस्ट कितना मीट होना चाहिए? 1। तो ये आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा हुआ है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये एक ग्रुप है ना, जैसे कि कंट्रीज कंट्रीज का ग्रुपिंग होता है, ये भी इंडो पैसिफिक कंट्रीज का एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इकोनॉमिक ग्रुप है। अब ये ग्रुप कब लॉन्च हुआ? May 23, 2022 टोक्यो में लॉन्च हुआ। क्या सही है बताइए। टोटल 14 पार्टनर्स हैं। इसमें कौन कौन पार्टनर हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए, सारे पार्टनर। इसमें सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आईपीएफ के बारे में, और आंसर जो है इसका वो है डी। तो ये सारे कंट्रीज हैं आईपीएफ के, है ना। ये सारे कंट्रीज आप ध्यान में रख लीजिए। यूएस है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, फिजी भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है। क्या नहीं है? चाइना नहीं है, ठीक है। म्यांमार नहीं है, म्यांमार के बाद लाओस एंड कंबोडिया नहीं है। तो इस रीजन की 3 और एक 4 कंट्रीज इस रीजन के नहीं है। बांग्लादेश भी नहीं है, भूटान और नेपाल भी नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है, टोटल 14। फिजी एक अलग से आप याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड। तो ये प्रीलिम्स में ग्रुपिंग्स पूछे जाते हैं, ये बहुत पुराना नहीं है। दैट कैन स्टिल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेमिटेंसेज आर मनी ट्रांसफर दैट माइग्रेंट्स सेंड टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स इन द होम कंट्रीज। अपने होम कंट्रीज में मान लो कि आपके यहाँ से कोई पर्सन रहता है ना, और पर्सन कहाँ रहता है? पर्सन रहता है यूएई। आपका कोई फ्रेंड यूएई रहता है, और यूएई से वो पैसे कमा के आपको दे रहा है। उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? उस पैसे को रेमिटेंस बोलेंगे, ठीक है। रेमिटेंस आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉरेन एक्सचेंज फॉर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली दोज इन साउथ एशिया। इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, नेपाल के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ,
इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, बिल्कुल सही है। रेमिटेंस आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इन्वेस्टमेंट, बल गलत है। इन्वेस्टमेंट के अलावा किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। आपके दोस्त ने पैसा भेजा है, खा के खत्म कर दो, मूवी देख के उड़ा दो। तो इसमें से आंसर जो निकल के आएगा थर्ड का सी आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको रेमिटेंस समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन चराइडो मैडॉन्स के बारे में है। इट इज लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ नागालैंड, क्या ये सही है, बताइए। फुट हिल्स ऑफ नागालैंड बोल रहा है, नागालैंड में लोकेटेड है ये नहीं बोल रहा है ना, तो स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना होता है। इट इज सिचुएटेड अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल टाउन ऑफ शिव सागर। तो देखिए ये रहा आपका मैप, है ना, शराइडो मैदान्स के बारे में। और आई थिंक यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो फुट हिल्स ऑफ नागालैंड, है ना, ये रहा नागालैंड और इसके ऊपर आपका शराइडो मैदान्स लोकेटेड है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। Chiraido Medans is commonly known as the Pyramid of Assam. It was the original capital of Ahom kings built by Chalung Shukafa in about 1229 CE. Chiraido is located at the foothills of Nagaland. तो ये आपको पता होना चाहिए। Chiraido is situated approximately 30 kilometers east of the historical town of Sivsagar. So both statements are correct. Answer is C. Last question for the day. Right to be forgotten. Right to be forgotten क्या है? Right to be forgotten allows individual to have publicly available personal information removed from the internet. जो भी उनका इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट से रिमूव कर दिया जाए, सर्च इंजन से रिमूव कर दिया जाए। जैसे मान लो किसी का डिवोर्स हुआ, तो डिवोर्स हुआ कोर्ट में हुआ, तो वो डेटा रिमूव कर दिया जाए। ये है राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट कैन बी इन्वोक्ड व्हेन पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर नेसेसरी और रिलेवेंट। जब भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तो इसको इन्वोक किया जा सकता है ना। किसी इंडिविजुअल के राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ राइट टू फॉरगेटन भी काम करता है, ठीक। एंड द प्रेजेंस वायलेट्स एन इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, मतलब कोई इंफॉर्मेशन कोई डेटा वायलेट करता है इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो राइट टू बी फॉरगेटन उसके कंटेक्स्ट में आता है। यूरोपियन यूनियन का लॉ है राइट टू बी फॉरगॉटन के ऊपर, जिसको बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। कौन से आंसर सही है? सारे ही आंसर सही है। फिफ्थ का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने आपने सही किया, कितना गलत किया। जो भी पॉइंट्स आपको नहीं पता है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके इस पीडीएफ से आप क्या बना सकते हो? नोट्स बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।